हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, हम झारखंड के प्राचीन इतिहास को विस्तार से पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल को अच्छे से समझा था। आज हम आगे बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की ओर और जानेंगे इस समय झारखंड की क्या स्थिति थी। अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या फिर झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में झारखंड की क्या स्थिति थी वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में दो प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला, राजवंशों का उदय एवं विस्तार होता है और दूसरा, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों का विकास। झारखंड क्षेत्र में प्राचीन काल के राजा जरा सिंह की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि झारखंड का एक बड़ा भाग वृद्धत वंश राजा जरा सिंह के अधीन था। यह क्षेत्र उस समय मगध के दक्षिण भाग के रूप में जाना जाता था। मतलब फ्रेंड्स, झारखंड उस समय वृद्धत वंश के राजा जरासंध के अधीन था। हर्यक वंश के काल में झारखंड के संबंध में विशेष उल्लेख नहीं मिलता। नंद वंश के समय झारखंड का एक बड़ा क्षेत्र उनके अधीन था। नंद वंश के समय भी झारखंड का एक बड़ा क्षेत्र उनके अधीन था। नंद वंश के समय सेना के लिए हाथियों की आपूर्ति झारखंड क्षेत्र से ही की जाती थी, जिससे इस क्षेत्र की सामरिक महत्व स्पष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, नंद वंश के समय में हाथियों की आपूर्ति जो थी वो झारखंड से होती थी सेनाओं में, इसलिए उस समय झारखंड का सामरिक महत्व दिखाई देता है। इस काल में झारखंड का मुख्य महत्व क्या था? हाथी संसाधन एवं सामरिक उपयोगिता के कारण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा है मौर्य काल में झारखंड। तो मौर्य काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, वहां से क्या प्रमाण मिलते हैं, चलिए वो देखते हैं। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड की चर्चा मिलती है, जिसमें इसे कुकुट प्रदेश कहा गया है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कुकुट प्रदेश। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। मौर्यकालीन साहित्य से जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में वनवासी आटविक प्रशासनिक व्यवस्था विकसित थी। अशोक ने इस क्षेत्र में आटविक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। मतलब फ्रेंड, उस समय वन के जो क्षेत्र थे उसमें पदाधिकारियों को नियुक्ति की गई थी ताकि जनजातियों के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जा सके। मौर्यकालीन सेना में हाथियों का विशेष महत्व था, जिनकी आपूर्ति झारखंड के वन क्षेत्रों से ही की जाती थी। देखिए फ्रेंड्स, मौर्यकालीन सेना में भी हाथियों का विशेष महत्व था। उस समय भी झारखंड से ही हाथियों की आपूर्ति होती थी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसमें झारखंड को आटविक प्रदेश कहा गया है। अतः मौर्य काल में झारखंड एक महत्वपूर्ण वन आधारित क्षेत्र था। तो हमारा मौर्य काल भी हो गया। इसमें हमें बस यही पता चला कि उस समय हम लोगों का जो वन क्षेत्र था उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है। 13वां शिलालेख में जो अशोक का था उसमें झारखंड को आटविक प्रदेश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट प्रदेश कहा गया है। तो ये सारे की पॉइंट्स को आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में झारखंड की क्या स्थिति, चलिए वो देखते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति थी। उस समय पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इस समय पाटलिपुत्र में पहले शुंग वंश और उसके बाद कर्ण वंश का शासन था, जबकि उत्तर पश्चिम में भारत में उस समय कुषाण वंश का प्रभाव था। चलिए झारखंड में देखते हैं क्या हुआ था उस समय। झारखंड में कुषाण वंश का प्रमुख सिक्के रांची से तथा सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। मतलब झारखंड में कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं रांची और सिंहभूम से। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चाईबासा से इंडो स्केथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इन सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड कनिष्क के साम्राज्य के अधीन था। तो इस काल में जो था हमारा वो झारखंड कनिष्क के साम्राज्य के अधीन था। और ये जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं ये आप लोगों को याद कर लेना है। मौर्योत्तर काल के बाद मगध क्षेत्र में कई स्थानीय शक्तियां उभरी। नागवंश का उदय हुआ, जिसका संबंध झारखंड क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार झारखंड के कुछ नागवंशी शासक इसी परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो चलिए हम मौर्योत्तर काल भी देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं। अब हमारा अगला है गुप्त काल। गुप्त काल में झारखंड। तो गुप्त काल में झारखंड की स्थिति देखते हैं। गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र आटविक प्रदेश के अंतर्गत आता था। गुप्त काल का जो प्रसिद्ध शासक था समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर विजय किया और समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था, जबकि गुप्त काल में आया हुआ व्यक्ति फाहियान इसे कुकुट लैंड कहता था।
हजारीबाग जिले के महुदी पहाड़ से पत्थरों के काट पर बनाए गए मंदिरों के अवशेष मिले हैं जो गुप्तकालीन स्थापत्य को दर्शाते हैं। तो हजारीबाग जिले से जो महुदी पहाड़ से जो मंदिर के अवशेष मिले हैं वो गुप्तकालीन स्थापत्य को दर्शाते हैं। इसी प्रकार सलगावा से शिलालेख और मंदिर के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा रांची के पिठौरिया से एक गुप्तकालीन कुआं भी प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकाल में झारखंड की स्थिति देखिए और कौन कौन से प्रमाण मिले हैं ये आप लोगों को एकदम से याद कर लेना है। इस प्रकार गुप्त काल में झारखंड एक वन आधारित एवं जनजातीय क्षेत्र था। इस तरह इस काल में यहाँ धार्मिक विकास, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा गुप्त काल भी हो गया। टॉपिक को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस देखना है क्या क्या प्रमाण मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, बस उतना ही पढ़ना है। अब हमारा आता है गुप्तोत्तर काल। इस समय झारखंड के राजमहल क्षेत्र को जंगल प्रदेश के रूप में जाना जाता था। इसको याद कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। यह क्षेत्र घने वन और जनजातीय आबादी के लिए प्रसिद्ध था। इस काल का प्रसिद्ध शासक कौन था? हर्षवर्धन। उसने अपने साम्राज्य विस्तार किया। उसी दौरान झारखंड को भी हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इतिहास में ऐसा माना जाता है कि हर्ष हेवसोंग से यहीं पर मिला था। हेवसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में अपने राजमहल क्षेत्र की चर्चा किया है। इसके अलावा गुप्तोत्तर काल में झारखंड से और कोई प्रमाण नहीं मिला, बस यही जो प्रमाण मिले एक दो इनको याद कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल में भारत में प्रमुख रूप से पाल वंश, प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश का शासन था। इस समय भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार हो रहा था और कई क्षेत्रीय राजवंश उभर रहे थे। झारखंड से पाल वंश का कुछ प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला वो देखते हैं। चतरा जिले के इटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड क्षेत्र पर पाल वंश का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में झारखंड क्षेत्र पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था जिसका प्रभाव झारखंड पर पड़ा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।